नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम रोहन अग्रवाल है। मैं सहायक प्राध्यापक हूँ शासकीय गजानन अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में, विद्यालय भाटापारा में। मेरा आज का टॉपिक एमकॉम 4 सेमेस्टर के करारोपण एवं लेखांकन ग्रुप के यूनिट 4 का पहला टॉपिक करों का अग्रिम भुगतान है, जिसके बारे में मैं आज आपसे चर्चा करूँगा। अगर हम करों के अग्रिम भुगतान के अभिप्राय को लें तो जब एक करदाता जैसे जैसे एक आय कमाता जाता है वैसे वैसे उस पर कर देता जाए, अर्थात चालू वर्ष की आय पर उसी चालू वर्ष में कर दे तो उसे ही कर का अग्रिम भुगतान कहते हैं। इसे जैसे चुकाओ वैसे जैसे कमाओ वैसे चुकाओ भी कहते हैं। अर्थात अगर हम उदाहरण तौर पर लें, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक जो वित्तीय वर्ष है, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक का जो वित्तीय वर्ष है वो आपका चालू वर्ष कहलाएगा, जिस पर कर निर्धारण जो है वो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक होगा। तो कर निर्धारण का वह व्यक्ति इंतजार न करके जब चालू वर्ष अर्थात 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के मध्य ही करों का भुगतान कर दे तो इसे करों का अग्रिम भुगतान कहेंगे। करों के अग्रिम भुगतान हेतु जो आय होती है वह चालू वर्ष में कमाई गई आय ही होती है, जो चालू वर्ष में कमाई गई आय होती है। इसके अंतर्गत करदाता अपनी वर्तमान वित्तीय वर्ष पर जो आय प्राप्त होती है उस पर कर देता है, अर्थात किसी वित्तीय वर्ष की उस आय पर यह कर चुकाना होता है जिस पर इस वित्तीय वर्ष के ठीक बाद आने वाले कर निर्धारण वर्ष में कर लगेगा। अर्थात वर्तमान वित्तीय वर्ष में जो आय कमाई जा रही है उसी पर हम वर्तमान में ही अग्रिम कर देते हैं। अग्रिम कर कौन देगा, तो इसका निर्धारण किया गया है कि निम्न 3 प्रकार के व्यक्तियों को छोड़कर भारत में निवासी सभी व्यक्ति अग्रिम कर देंगे। पहला, ऐसे व्यक्ति जिनका व्यापार एवं पेशे शीर्षक से कोई आय ना हो। क्योंकि 5 आय के शीर्षक होते हैं, तो उन 5 में से अगर व्यापार एवं पेशे शीर्षक से किसी की कोई आय नहीं है तो वह अग्रिम कर अवश्य देगा। जिनकी आयु गत वर्ष में कभी भी 60 वर्ष से अधिक ना हुई हो, अर्थात गत वर्ष में अगर उनका 60 वर्ष का उम्र पूरा ना हुआ हो तो वह भी अग्रिम कर देगा। एवं जिनकी वर्ष में दे आयकर की राशि सभी प्रकार के उद्गम TDS काट करके जो आयकर राशि बच रही है वह 10,000 रुपये से अधिक नहीं होती है, तो अधिक नहीं होगी तो वह टैक्स नहीं देगा एवं 10,000 से अधिक होने पर वह अग्रिम आयकर देगा। अग्रिम आयकर की गणना कैसे होती है, तो अग्रिम आयकर की गणना 2 प्रकार से होती है। या तो स्वयं आयकरदाता अग्रिम आयकर की गणना कर ले या उसके द्वारा चूक होने पर आयकर अधिकारी द्वारा अग्रिम आयकर की गणना की जाती है। अगर हम देखें स्वयं करदाता आयकर की गणना अग्रिम आयकर की गणना कैसे करेगा, तो सर्वप्रथम करदाता द्वारा स्वयं अपने वर्ष भर में होने वाली कुल आय की गणना की जाएगी। इसके पश्चात उसमें 80C से 80U तक की समस्त छूटें घटाकर कुल कर योग्य आयों की गणना की जाएगी। इस आय पर अग्रिम दर की जो करें होंगी, अर्थात जो सरकार द्वारा निश्चित की जाएंगी, उन करों के अनुसार वह आयकर की गणना करके उसमें अधिभार और इसके बाद शिक्षा उपकर जोड़ेगा और उसके आधार पर जो है वो आयकर की गणना की जाएगी। यदि गणना की गई आयकर की राशि 10,000 रुपये से अधिक होगी तब की स्थिति में अग्रिम कर की राशि करदाता द्वारा देय होगी, अन्यथा वह अग्रिम आयकर नहीं देगा। अगर स्वयं करदाता अग्रिम आयकर नहीं देता है या उसके द्वारा अग्रिम आयकर की गणना नहीं की जाती है तो आयकर अधिकारी द्वारा अग्रिम कर का निर्धारण किया जाएगा। इसके अंतर्गत यदि किसी करदाता द्वारा पूर्व में नियमित कर निर्धारण हो चुका हो, यदि किसी करदाता पर नियमित कर निर्धारण हो चुका हो फिर भी उसने अग्रिम कर नहीं चुकाया है अगर इस वर्ष, तो आयकर अधिकारी द्वारा उस करदाता को 1 मार्च से पूर्व, जो वर्तमान चालू वर्ष है उसमें 1 मार्च से पूर्व उसे अग्रिम कर देने का निर्देश दिया जा सकता है।
ठीक है। इसमें कौन से आय पर अग्रिम कर का निर्धारण किया जाएगा, तो इसमें बताया गया है कि अधिकारी द्वारा करदाता के सबसे अंत में हुए कर निर्धारण में निर्धारित कुल आय, अगर करदाता ने पूर्व में कर निर्धारण हुआ है तो उसमें निर्धारित कुल आय, या उसके बाद के किसी वर्ष में यदि करदाता ने आयकर का विवरण दाखिल कर दिया हो, मतलब इसमें सबसे अंत में हुए निर्धारण में कुल आय, या करदाता द्वारा उसके बाद के किसी वर्ष में अगर कर का विवरण दाखिल कर दिया हो तो उनमें दिखाए गए कुल आय, ये दोनों में से जो भी आय अधिक होगी उस पर करदाता के ऊपर आयकर अधिकारी द्वारा कर निर्धारण किया जाएगा, और यह कर की राशि अगर 10,000 रुपये से अधिक होगी तो उसे अग्रिम कर देने का निर्देश दिया जाएगा। ठीक है। अगर आयकर अधिकारी 1 मार्च से पूर्व अगर यह निर्देश दे देता है और 1 मार्च के बाद करदाता एक नया आयकर का विवरण अपना आयकर को सौंपता है, दाखिल कर देता है अर्थात, तो नए विवरण के अनुसार आयकर अधिकारी को जो निर्देश आयकर अधिकारी द्वारा जो कर पटाने का निर्देश दिया गया है उसे संशोधित करना होगा। अर्थात यदि आय नई जो विवरण है उसमें आय अधिक बताई गई है तो अधिक आय के अनुसार, या कम बताई गई है तो कम आय के अनुसार अग्रिम कर देने का निर्देश जो है वो संशोधित करना होगा। ठीक है। अगर इसके पश्चात हम देखें, अगर आयकर अधिकारी एक बार निर्देश दे देता है कि एक संबंधित व्यक्ति को इतना टैक्स पटाना है, लेकिन जो आयकर दाता है उसे लगता है कि अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश में किसी प्रकार की त्रुटि है या संशोधन की आवश्यकता है, तो वह चाहे तो उचित अपना वैधानिक आपत्ति दर्ज करा सकता है। वह आयकर अधिकारी को सूचना प्रदान कर सकता है कि मेरे आयकर की जो गणना की गई है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि हुई है, मेरी छूट योग्य आय छूट गई है या टैक्सेशन जो है ज़्यादा हुआ है, उसके लिए आपत्ति कर सकता है, और फिर जो आयकर अधिकारी है वो उसका समाधान करके आयकर को कम या ज़्यादा भी कर सकता है। आयकर अधिनियम में जो अग्रिम कर है उसे 4 किस्तों में देने का प्रावधान रखा गया है। इसके अंतर्गत 15 चालू वर्ष के दौरान 15 जून या उससे पूर्व की तिथि में जितनी भी, मतलब उससे पूर्व जो है, जो हमें वर्ष भर में कुल अग्रिम कर देना है उसका 15% चुकाना होगा। 15 सितंबर अथवा उससे पूर्व की तिथि में कुल आयकर का 45% चुकाना होगा। 15 दिसंबर या उससे पूर्व की तिथि में कुल आयकर का 75% चुकाना होगा, और 15 मार्च अथवा उससे पूर्व की तिथि में कुल आयकर का 100% यानी पूर्ण कर को हमें चुकाना होगा। इसमें यह भी प्रावधान है कि कई प्रकार की आय ऐसे होती हैं जिनका अनुमान लगाना संभव नहीं होता है। हो सकता है आपका अचानक से किसी प्रकार की लॉटरी लग जाती है, किसी प्रकार की जुए से आय हो जाती है, घुड़दौड़ से आय हो जाती है, या आपकी संपत्ति जो पूंजीगत संपत्ति है उसे उसकी बिक्री हो जाती है। तो इससे होने वाले लाभों पर जो या लाभ या आय जो होगी उसके लिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि मान लीजिए हम पहली किस्त पटाते हैं, उसके बाद हमें इस प्रकार के लाभ होते हैं। तो इस स्थिति में पहली किस्त पटाने के बाद अगर हमें लाभ हो रहा है तो हम कुल आय को पुनः समायोजन करेंगे, पुनः हम अग्रिम आयकर की गणना करेंगे, और उस हिसाब से जो आयकर प्राप्त होगा उसका अगर मान लीजिए पहले किस्त के बाद हो रहा है तो उसका 45% निकालेंगे और सेकंड वाले को उस हिसाब से हम अदा करेंगे। ठीक है। और अंतिम किस्त के बाद, अगर अंतिम किस्त देने के बाद इस प्रकार की आय होगी तो 31 मार्च तक हम जो और अधिक हमें अग्रिम कर पटाना होगा ज़्यादा आय के कारण, वह हम पटा सकते हैं, वह कर हम दे सकते हैं, उसकी छूट होती है। ठीक है। अब आती है बात कि अग्रिम कर अगर चुक जो है हमें
अब आती है बात कि अग्रिम कर चुकाने में यदि किसी प्रकार की त्रुटि की गई है तो उस पर ब्याज की गणना किस प्रकार होगी। इसके अंतर्गत यदि पहला पॉइंट होता है कि कुल अग्रिम कर चुकाने में अगर किसी प्रकार की चूक की गई है, तो अगर करदाता अग्रिम कर चुकाने का दायी है परंतु अग्रिम कर पूर्णतः मतलब कुछ भी नहीं देता है या कुल अग्रिम कर का 90% से कम अग्रिम कर चुकाता है, तो वह शेष जो अग्रिम कर बचा उस राशि पर अगले वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से जब तक उस पर कर निर्धारण ना कर दिया जाए या शेष जो अग्रिम कर की राशि है उसे स्वयं करदाता द्वारा ना चुका दिया जाए, इस बीच की जो अंतराल होगा, इस बीच के जो समय होगा, उस समय पर और उस बाकी बचे हुए ब्याज पर 1% प्रति माह की दर से ब्याज देने के लिए दायी होगा। ठीक है। अर्थात मान लीजिए किसी पर 15,000 रुपये का अग्रिम कर देने का दायित्व है परंतु वह नहीं, अगर वह कुछ भी नहीं देता है या 15,000 में से मान लीजिए 10,000 रुपये बस पटाता है, 5,000 रुपये वो नहीं दे पा रहा है, तो उस 5,000 पर 1 अप्रैल के बाद से जो तिथि कर निर्धारण की होती है या वह 1 अप्रैल के बाद मान लीजिए 30 अप्रैल को अपना बचा हुआ अग्रिम कर पटाता है, तो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के मध्य 1% प्रति माह की दर से उसको मूल जो बचा हुआ अग्रिम कर है उसके साथ वह ब्याज भी देना होगा। दूसरी स्थिति यह बनती है कि देय तिथियों पर निर्धारित अग्रिम कर की प्रतिशत चुकाने में अगर वह त्रुटि करता है। चूँकि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि 4 तिथियां या 4 किस्तों में हमें अग्रिम कर चुकाना होता है। यदि अग्रिम कर देने वाला अगर इन किस्तों में जो निश्चित प्रतिशत दिया गया है उसे चुकाने में भूल करता है, तो उस व्यक्ति को जितनी किस्त जो फिक्स किया गया है पहले किस्त में या दूसरी किस्त में या तीसरी किस्त में या चौथी किस्त में जो फिक्स की गई हैं, अगर उससे कम कर चुकाता है, उसे कम प्रतिशत में कर चुका रहा है, तो जितना प्रतिशत कम चुकाया गया है उस राशि पर 1% प्रति माह की दर से 3 माह का ब्याज जो है वो करदाता को पेनल्टी के रूप में या त्रुटि के कारण देना होगा। उदाहरण के लिए तीसरी किस्त में 75% देने की बात कही गई है, वह मान लीजिए 60 कुल आयकर का केवल 60% चुका रहा है, तो शेष 15% जो आयकर है उस पर 1% प्रति माह की दर से 3 माह का ब्याज करदाता को देना होगा। उल्लेखनीय बात यह है कि यदि प्रथम किस्त में कुल आयकर का 12% और द्वितीय किस्त तक कुल आय का 36% आयकर का 36% भी भुगतान कर दिया जाता है, तो इन 2 किस्तों में प्रथम किस्त में 12%, द्वितीय किस्त में अगर 36% तक का भुगतान कर दिया गया है तो किसी भी प्रकार के ब्याज का भुगतान नहीं करना होगा। इस प्रकार हम देखते हैं तो आयकर से संबंधित सभी मूल तथ्यों को हमने अभी आज पढ़ लिया है। थैंक यू।